अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर फैक्ट्स। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं कि वह बिहार के सीएम पर कोई कमेंट कर सकें। इस सेंटेंस की इस वीडियो की शुरुआत मैंने इसलिए की क्योंकि आपको समझ आ जाए कि बात किसकी हो रही है। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। नहीं मिला है। पता कि बात किसकी हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि बात हो रही है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की, जिनके बारे में पिछले कितने दिनों से जोरदार चर्चा थी कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं और ये बात सच साबित होती दिख रही है। गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस की नौकरी से अपनी इच्छा से इस्तीफा का आवेदन दे दिया था और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। यानी ये बात साबित हो गई कि गुप्तेश्वर पांडे जी अब नेताजी बनने वाले हैं। जिस तरह गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत मामले में नीतीश सरकार का पक्ष रखा था और मुंबई पुलिस पर निशाना साधा था, उससे यह साबित हो गया था कि पांडे जी की अब नेताजी बनने में एंट्री होने जा रही है और वो अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। क्योंकि वह उन दिनों बनाए गए मुद्दे यानी कि बिहार बना महाराष्ट्र का जो मुद्दा चल रहा था, उसमें लोगों के इमोशन यानी बिहार के लोगों के इमोशंस को देखकर बयान दे रहे थे। यानी बिहार के लोगों को मेरी बातें पसंद आए। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब मुंबई पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई करेगी, तब बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया को यह बताया था, ये कहा कि रिया की कोई औकात नहीं कि वह बिहार की सरकार यानी नीतीश सरकार के खिलाफ कुछ बोले। लेकिन बाद में उन्होंने जब मामला बढ़ गया तो रिया से माफ़ी भी मांग ली थी। इस दौरान गुप्तेश्वर पांडे ने कई सारी ऐसी बातें कही थी जिस पर उनको लोगों की बातें सुननी पड़ी और लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। इसी दौरान गुप्तेश्वर पांडे ने यह बात भी कही थी कि मुंबई पुलिस को काम करने का ढंग जो है वो गैर कानूनी है। तो लोगों ने ये नाराजगी जताई थी कि एक राज्य के पुलिस महकमे का मुखिया होने के नाते आप दूसरे राज्य की पुलिस के ऊपर ऐसा कमेंट करेंगे, ये सही नहीं ठहराया जा सकता और ये बिल्कुल गलत है और आप ऐसा नहीं कह सकते। तब यह सवाल उठ रहा था कि आखिर पुलिस नेताओं की भाषा क्यों बोल रही है। उस समय बिहार के बीजेपी के नेता रिया के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उसी समय वहां के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी ऐसे ही भाषा बोलने लगे और रिया को ब्लेम करने लगे। तो लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर आप नेता की भाषा क्यों बोल रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारी और भाषा को लगाम दें, अपनी वर्दी की जिम्मेदारी को समझें और अपनी भाषा को लगाम दें। बहरहाल गुप्तेश्वर पांडे के बारे में यह चर्चा है कि वह बक्सर जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में जेडीयू के नेताओं की बैठक भी हो चुकी है। गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करते हुए ये कहा था कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 23 सितंबर 6 बजे लाइव आएंगे। पांडे ने कुछ दिन पहले ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये साफ कर दिया था कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि मुझसे चुनाव लड़ने के लिए सवाल किया जाता है, मैं तो कहता हूँ क्या चुनाव लड़ना कोई पाप है? कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। किसी भी शख्स को चुनावी राजनीति में आने की जोरदार हिमायत करते हुए पांडे ने जो कहा था वो ये कहा था कि अगर कोई इस्तीफा देकर या सेवानिवृत्त होकर राजनीति में आना चाहे तो क्या यह कोई पाप है या कोई अनैतिक काम है या असंवैधानिक काम है या गैर कानूनी काम है? यह तो कोई पाप नहीं है। बस इस बयान के बाद और नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पांडे ने मुहर लगा दी कि वो जेडीयू से किसी भी सीट पर लड़ेंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब देखना यह है कि बेहद दबंग ऑफिसर तो थे ही, लेकिन क्या वे चुनाव मैदान में और राजनीति मैदान में कितने सफल हो पाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे जब एक पुलिस ऑफिसर थे और जब वो डीजीपी थे तब उन्होंने रिया के खिलाफ कैसी बातें कही थी और उनका क्या मन था, आगे क्या प्लानिंग थी और किस वजह से उन्होंने रिया के खिलाफ ऐसी बातें कही थी। तो आप सोच सकते हैं कि रिया के खिलाफ ऐसे काम क्यों हो रहे हैं। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे कि रिया के खिलाफ ऐसी अफवाहें और रिया के खिलाफ ऐसी साजिशें और रिया के खिलाफ सुशांत सिंह मामले को लेकर उनको जो फंसाया जा रहा है
आप समझ सकते हैं कि कौन लोग ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आप समझदार हैं तो समझ जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल यूआर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।